वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया है यूनिट नंबर 3 और जो टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉ। सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसमें जितनी डिटेल आ सकती है इसमें कि फर्स्ट लॉ किससे रिलेट करता है, सेकंड लॉ किससे रिलेट कर रहा है, थर्ड लॉ, सारा हमने इस वीडियो में कवर किया और इस नोट्स में भी। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक भी करना है। फर्स्ट लॉ हमें पता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अगर रेस्ट पे पड़ा ये रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर ये मूव कर रहा है तो ये मूव ही करता रहेगा तब तक जब तक मैं फोर्स ना लगाऊं। जैसे ये रेस्ट पे पड़ा हुआ है, जब तक मैं इसको खुद फोर्स लगाकर मूव नहीं करवा रही, ये मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि अगर ऑब्जेक्ट है एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, वो रेस्ट पे ही रहेगा। एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन, अगर कोई मोशन में है तो विल कंटिन्यू मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वो मूव ही करता रहेगा एक जैसी वेलोसिटी के साथ। अनलेस फोर्स एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट, जब तक फोर्स कोई ऑब्जेक्ट उस पर एक्ट ना करे तब तक। तो बेसिकली फोर्स आपके पास क्या होती है, ज़ीरो। हमेशा फर्स्ट लॉ जो होता है उसी में इनर्शिया आ जाता है, क्योंकि इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की जो किसी भी ऑब्जेक्ट में चेंज लाने से रोकती है। जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे पड़ा तो ये कोशिश करेगी रेस्ट पे रहे, मूव ना करे। और अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसी एक जैसी वेलोसिटी के साथ मूव करे तो वो कोशिश करेगी मूव ही करता रहे, रुके ना। तो यही फर्स्ट लॉ में होता है, इसलिए इसको इनर्शिया से रिलेट किया जाता है कि इनर्शिया इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंजेस इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, जो अपनी मोशन की हालत में चेंजेस लाने से रोकती है। जैसे एक ऑब्जेक्ट है एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट, वो रेस्ट पे ही रहेगा अनलेस अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट, जब तक उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करती। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू मूविंग एट सेम स्पीड, अगर कोई मोशन में है ऑब्जेक्ट तो वो कंटिन्यू एक ही स्पीड के साथ मूव करता रहेगा उसी डायरेक्शन में जब तक फोर्स जो है वो एक्ट नहीं करेगी। तो इनर्शिया बेसिकली मैस पे भी डिपेंड करता है। अगर आपके पास मैस भारी होगा तो उतना ही उस चीज़ के ऊपर इनर्शिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर कोई चीज़ भारी है तो उसको रोकना भी क्या होगा, मुश्किल होगा। और अगर भारी चीज़ रेस्ट पे है तो उसको मूव करवाना भी क्या है, मुश्किल होगा। सेकेंड लॉ ये था कि आपके पास जो आप फोर्स लगाते हो, पहले फर्स्ट लॉ तो ये था ना कि कोई फोर्स लग नहीं रही। सेकेंड लॉ ये है कि अगर ये पेन पड़ा हुआ है, आपने जो इसके ऊपर फोर्स लगाई है वो बेसिकली फोर्स का फॉर्मूला होता है F = ma। तो जो ऊपर चीज़ें लिखी थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती। तो यहाँ पे हमने देखा कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। ठीक है, इसी तरह मैं अगर यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालूँ तो क्या बनेगी, ए इधर रहेगा F मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। जो चीज़ ऊपर होती है उसके साथ क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन। तो एक्सेलरेशन का फोर्स के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन, और जो नीचे होती है उसके साथ रिलेशन होता है इन्वर्स। तो एक्सेलरेशन का मैस के साथ क्या रिलेशन होता है, इन्वर्स। तो आपने लिखा कि एक्सेलरेशन जो होता है ऑब्जेक्ट का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस। ठीक है, सबसे पहले आपने लिखा फोर्स इक्वल एम ए होता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैस के, वो फोर्स ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के। इसी तरह जब हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं जो इक्वल हो जाती है F/m, अब आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैस के। इनवर्स के लिए ऊपर 1 डालते हैं, लाइन लगाते हैं और जिसका रिलेशन है उसके साथ लिख देते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द फोर्स इफ़ वी डबल इट्स मैस, अगर हम उसके मैस को डबल कर दें एंड हाफ इट्स एक्सेलरेशन, और उसकी एक्सेलरेशन को क्या कर दें, हाफ कैसे करते हैं, आधा डाल के। ये एक्सेलरेशन थी, मैंने इसका क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो 1/2a आ गया। ठीक है, मैस डबल का मतलब है 2 टाइम्स ऑफ मैस। तो F = ma फार्मूला होता है, m की जगह 2m डाल देंगे, एक्सेलरेशन की जगह 1/2 डाल देंगे, 2 से कट जाएगा, दोबारा सेम आ जाएगी। तो फोर्स वही रहेगी, फोर्स विल रिमेन सेम, जो इसमें थी वही इसमें। ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बना कहाँ से है, आपने ये जो कंसेप्ट है एक इस फिगर से, दूसरा कि यहाँ से अगर आप देखो तो ये क्वेश्चन लिखा था कि द फोर्स इज़ डबल, द मैस इज़ डबल वाइल फोर्स इज़ केप्ट, द एक्सेलरेशन इज़ हाफ। ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता था, इसलिए मैंने इसको नोट्स में डाल दिया। उसके बाद आप देखो तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है कि आपके पास हर एक एक्शन का रिएक्शन ज़रूर मिलता है। जैसे आप किसी को अगर थप्पड़ मारते हो तो वो इन रिटर्न आपको ज़रूर थप्पड़ मारेगा। ठीक है, तो हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तो एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, ये इसकी डेफिनेशन होगी। और इसकी मैथमेटिकल कैसे होगी कि अगर ए बी पे आपने रिएक्शन किया है, मतलब ए ने बी को अगर मारा है तो बी भी ए को पलट के मारेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। आप इस डायरेक्शन में थप्पड़ मारे तो वो आपको भी पलट के मारेगा, तो ये माइनस डायरेक्शन इसलिए आती है। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो एफ बी है वो इसके ऑपोजिट है। दूसरी एग्जांपल ये है कि जब आप बॉल को किक मारते हो, आप एक्शन करते हो, तो बॉल भी आपके पाँव पे भी ज़ोर से लगती है, तो बॉल भी इन रिटर्न आप पे रिएक्शन दे के फोर्स एक्सर्ट करता है। ठीक है, तो आपने जो लगाई, आप ए फोर्स लगा रहा है बी पे, तो ये ए बी हो गया। फिर बी भी ए पे फोर्स लगा रहा है तो ये बी ए हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसके साथ नेगेटिव डायरेक्शन आ जाती है कि आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो, बॉल भी पलट के आप पे लगा रही है इस डायरेक्शन में।
अब ये जो आपके पास ये इनको हम बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन और रिएक्शन पेयर जो कैंसिल नहीं कर सकते एक दूसरे को, बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़, क्योंकि ये इस बॉडी पे लग रहा है, ये इस बॉडी पे लग रहा है, तो डिफरेंट बॉडीज़ होती हैं, इसलिए हम इनको कैंसिल नहीं कर सकते। अब आप देखो कि दोनों जो फोर्सेज हैं, ये इस पे लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा है, बोथ दीज फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है कि लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ। लिमिटेशंस क्या है कि जो न्यूटन्स के लॉ है ये हर एक पे ऑब्जेक्ट पे वैलिड नहीं होते, ठीक है, कभी एप्लीकेबल होते हैं कभी नहीं, इसलिए हम आगे और फार्मूलाज जो होते हैं वो लगाते हैं। तो लिमिटेशंस क्या है कि नॉट एप्लीकेबल एट स्मॉलर स्केल एट क्वांटम लेवल। क्वांटम लेवल को हम बोलते हैं जब हम बहुत छोटे लेवल पे चले जाते हैं, ठीक है, हम जैसे हम एटम से भी छोटे की बात करते हैं, एटम्स के अंदर ग्लूऑन्स पायोन्स वगैरह की बात करते हैं, मतलब एटम से भी छोटे की बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्वांटम लेवल। क्वांटम लेवल में न्यूटन्स लॉ फेल हो जाते हैं टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। हम पढ़ते हैं एटॉमिक पार्टिकल्स, हम जहाँ एटम के बारे में पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो वो एटॉमिक लेवल होता है, उससे भी छोटा अगर जाओ तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, तो ये उसका बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फिर उसके लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ती है, न्यूटन्स के लॉ हम नहीं लगा सकते। फिर उसके जो अगर नॉट एप्लीकेबल एट वेरी हाई स्पीड, अगर कोई बहुत तेज़ी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जैसे स्पीड ऑफ लाइट से, तो उस पर भी ये नहीं लगता, ठीक है, तो हमें रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में के लिए सब्जेक्ट की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि ये न्यूटन्स के लॉ एप्लीकेबल नहीं होते। तो न्यूटन्स लॉ टू एप्लीकेबल ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट एट, ठीक है, डू नॉट एप्लीकेबल कॉज टू स्पीड ऑफ लाइट, वी यूज़ रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। अब ये एप्लीकेबल किसके लिए, न्यूटन्स लॉ जो होते हैं वो जनरली वैलिड फॉर स्मॉल टू मॉडरेट, स्मॉल से मॉडरेट, मीडियम से स्मॉल साइज़ के लिए होते हैं, उससे छोटे के लिए नहीं। साइज ऑब्जेक्ट्स इफ़ डू नॉट, ठीक है, इट डू नॉट वैलिड फॉर लार्ज स्केल ऑब्जेक्ट, लार्ज स्केल ऑब्जेक्ट्स के लिए ये वैलिड नहीं होते। एक्सट्रीमली और एक्सट्रीमली स्मॉल, ज़्यादा बड़े के लिए भी नहीं और ज़्यादा छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए भी नहीं होता, ठीक है, स्मॉल टू मॉडरेट तक आ जाता है, मॉडरेट मतलब मीडियम। और जो हाई स्पीड से मूव करें उनके लिए भी एप्लीकेबल नहीं होता। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।